3 से 70 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम की 4 सदियाँ हो या ईसाई की संपत्ति बंटवारा, सबके लिए कॉमन लॉ बनाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। तारीख 24 नवंबर 2022 एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए वादा किया है और हम इसे ला कर रहेंगे। ठीक 15 दिन बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोनीलाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लेकर राज्यसभा प्राइवेट बिल पेश किया। यानी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया गया है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्यों इस पर देश भर में बहस छिड़ी है, क्या एक कानून बनाया जाएगा? आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होती है, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामले को सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोड है। प्रोसेस और सज़ा का प्रावधान एक ही है, यानी कत्ल हिंदू ने किया या मुसलमान ने किया, इस अपराध में जान गंवाने वाले हिंदू था या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सज़ा का कोई अंतर नहीं होता। सिविल कानून में सज़ा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो या पोती पोतनी के बीच कई मामला हो या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट करवाता है, पीड़ित पक्षों को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानून में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी, विवाह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून में आती है। भारत में अलग अलग धर्म की शादी, विवाह, परिवार और संपत्ति से जुड़ी मामले में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह की कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होते हैं, वही हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाइयों और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाली हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। आइए जानते हैं द्वितीय सवाल। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कब उठा? 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यही से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं के लिए बाल्य विवाह, सती प्रथा, घंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलवाना था। जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपत्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गई। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसदों ने उनका विरोध किया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास कर दिया। जो कानून बने वो इस तरह से है। नंबर 1 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, नंबर 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, नंबर 3 हिंदू एडिशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, नंबर 4 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरे जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़की को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की 1 से ज़्यादा शादी के ऊपर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए क्यों, सभी धर्म के महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं तीसरा सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे ज्यादा विरोध करते हैं अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस नेताओं ने। उनका कहना है संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, विवाह और परंपराओं से जुड़ी मामले में सभी पर समान कानून स्थापना की संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारी के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है।
लिहाजा ये उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों को चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी को धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं अगला सवाल, देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वो सिद्धांत या उद्देश्य बनाए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। आइए जानते हैं अगला सवाल, बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जो बिल पेश किया है उसे प्राइवेट बिल क्यों कहते हैं। राज्यसभा या लोकसभा में दो तरह से कोई बिल पेश किया जा सकता है, एक सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। सरकारी बिल सरकार का कई मंत्री पेश करते हैं या सरकार के एजेंडे में शामिल होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का कई भी मेंबर जो मंत्री नहीं है वो पेश कर सकते हैं, भले ही वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हो। यही वजह है भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा गया। आइए जानते हैं अगला सवाल, प्राइवेट बिल को पेश करने के लिए प्रोसेस क्या है। सरकारी बिल किसी भी दिन सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले संसद की प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट तैयार करना होता है। उन्हें कम से कम 1 महीने का नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है। सदन सचिवालय जांच करता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। जांच के बाद वो इसे लिस्ट करता है। प्राइवेट बिल को मंजूर करने या खारिज करने का फैसला लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के होता है। बिल मंजूर हो जाने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है, इसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर बिल दोनों सदनों से बहुमत से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है। आइए जानते हैं अगला सवाल, किरोड़ीलाल को प्राइवेट बिल की राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए वोटिंग क्यों हुई। किरोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार को जैसे ही प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई सहित कई विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वो इसे वापस लेने की मांग करने लगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वोटिंग करवाई। बिल के समर्थन में 63 वोट मिले, जबकि विरोध में 23 वोट। इस तरह राज्यसभा में ये बिल पेश हो गया। दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है क्या। अभी देश के गोवा अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यह पुर्तगाल सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा भारत से जुड़ा, इसके बाद भी वहां ये कानून लगा रहा। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देश में सबके लिए एक ही कानून है, वो है शरिया लॉ। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहाँ पर शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामले के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है। तो दर्शक, आप लोग देखिए, मलेशिया, इजिप्ट जैसा मुस्लिम देशों ने शरिया लॉ को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ के जरिए देश की नागरिकों को समान अधिकार दे रहा है, तो हमें भारत में क्यों नहीं होगा। सिर्फ एक समुदाय और कांग्रेस के लिए ये क्यों रोका जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको क्या कहना है, लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।